Hello beta party, how are you all? I hope you all are good. So in this video, this is second part, okay? और जिसके अंदर हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो आई होप आप लोगों ने वो पार्ट तो देख ही लिया होगा. नहीं देखा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट रेस्पायर. हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं और सांस लेते हैं, और इसके अंदर हमने दो टाइप करे थे. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीथिंग इंपॉर्टेंट है, सांस लिए बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. तो वो दो टाइप का होता है, ठीक है. एक एरोबिक और एक एनारोबिक, ठीक है. एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है. और एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है. जो फफूंदी, यीस्ट वगैरह ये सारी चीजें होती हैं वो रेस्पायर करती हैं. ओके, तो हम उसके बाद आगे का ये पढ़ने वाले थे, जिसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर ये देखिए, ये आपको कुछ एक्टिविटी देख रखी है, वेरिएशन इन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. यहाँ पर ब्रीथिंग रेट की बात की गई थी, जो पर रेट हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है. और उसके अंदर जो है हम लोगों को पता है कि ब्रीथिंग रेट जो है कब हाई हो जाता है, तब हाई हो जाता है जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं. जैसे सोते हुए हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो होता है, भागते हुए तेज हो जाता है, ठीक है. और अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है. तो वो सारी चीजें. अब आगे पढ़ते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस को कैसे लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि हमारा ब्रीथ करने का तरीका कैसा होता है. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो हमारे नाक के छेद होते हैं, ठीक है, वहां से हम हवा को लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर, इनहेल का मतलब जब आप सांस लोगे, देखो यूं करके, तो आप हवा को अंदर ले रहे हो, ठीक है. इट पासिस थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ये नाक के छेदों से होते हुए जो है वो कहां तक जाती है, नजल कैविटी तक. नजल कैविटी हमारी इसके बाद होती है, ठीक है, आगे डायग्राम में भी हम पढ़ेंगे. फ्रॉम द नजल कैविटी एयर रीचेज अवर लंग्स, और उसके बाद जो नजल कैविटी से वो जो एयर है जो हमने ली है वो लंग्स में चली जाती है थ्रू द विंड पाइप की हेल्प से. ओके, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. लंग्स जो है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर, जो भी आगे फिगर दिखेगी. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड. और ये जो लंग्स होते हैं ना, ये जो कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है जो, ये एक रिब्स की से कवर हो रखी होती है, लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको डायफ्राग्राम बोलते हैं, ठीक है. और इसके अंदर जो है, यहाँ से इससे चेस्ट कैविटी बनती है, वो उसको सेफ रखता है, ठीक है. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब केज. और रिब केज क्या होगा, जो उसके ऊपर ढांचा होता है पूरा का पूरा. ये देखिए, अगर आगे आपको ये दिखेगा, ये देखिए. ओके, ये इस तरीके से नजल जो है, यहाँ से हवा जो है वो पास होती है, यहाँ से हम लेते हैं, और यहाँ से हमारे नीचे जाते जाते जो है वो विंड पाइप से नीचे नीचे जाते हुए यहाँ से, ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है. रिब्स केज होते हैं और ये अंदर इसके लंग्स होते हैं, ठीक है बच्चा. और ये जो पूरा ढांचा होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट करता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. ओके, अब किस तरीके से मूवमेंट करता है वो देख लेते हैं. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राग्राम मूव्स डाउन. जब इनहेल करते हैं हम, तो रिब्स जो है वो मूव अप होती हैं ऊपर की तरफ, ओके. और डायफ्राग्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है. एक बार आप जब सांस लेके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो चीज, ठीक है, कि आपकी छाती जो है वो अंदर की तरफ जाती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी छाती बाहर की तरफ जाती है, ठीक है. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी. और इस मूवमेंट से जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ जाता है. एयर रशेज इनटू द लंग्स, और जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है. द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. और जो लंग्स है वो एक्सहेल करते हैं जब हम, तो हमारे लंग्स जो है वो हवा से भर जाते हैं, क्योंकि हम हवा को बाहर छोड़ते हैं. रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, और रिब्स जो है वो अंदर की तरफ हो जाते हैं. जैसे आप देखेंगे, यूं करके जब आप बाहर छोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो चेस्ट है यूं करके वो बाहर की ओर हो रही है, ठीक है. और जब हम अंदर लेते हैं यूं करके, तो आपको पता लगेगा आपका डायफ्राग्राम और चेस्ट जो है वो थोड़ी अंदर को जा रही है, ठीक है. The lungs get filled with air during inhalation. और जो lungs है वो एयर क्या कर जाते हैं, हवा से भर जाते हैं. एक्सहेल के टाइम पे रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, और रिब्स जो है वो अंदर की ओर हो जाती हैं, ठीक है. और आगे जो है क्या बोल रहे हैं, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी जो है साइज जो है उसका छोटा हो जाता है, ठीक है. एंड एयर पुश्ड आउट टू द लंग्स, और एयर जो है वो लंग्स को पुश करती है. ओके बच्चा, तो ये इस तरीके की थोड़ी सी प्रोसेस है. जब हम सांस लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा. ओके, कीप योर पाम ऑन द abdomen, feel the movement of the abdomen. What do you find? After having learned that during inhalation
अब ये कुछ इन्होंने एक्टिविटी का बोला। अब यहाँ पर एक और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू द कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। स्मोकिंग जो है वो लंग्स को डैमेज करता है, ठीक है, क्योंकि हम धुएं वाली हवा लेते हैं जब हम स्मोक करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाता है, हमारे लंग्स उससे खराब हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा लंग्स खराब हो जाते हैं, कैंसर डिजीज हो जाती है ना। अब यहाँ पर देखो, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that she would explain in the maximum. How about doing the activity in the class with your classmates? अभी एक्टिविटी के लिए उन्होंने बोल दिया, ठीक है, तो वो अभी हम साइड रखेंगे। आगे जो है क्या बोल रहे हैं, the air around it has the various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. And however, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. This may irritate and lining of the cavity, as a result which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and dust free clean air under the body. When you sneeze, you should cover your nose so that foreign particles you expel are not inhaled by other person. सिंपल चीज बच्चा बोल रहे हैं ये कि जब हम इनहेल करते हैं ना, सांस को अंदर लेते हैं, तो हमारे हवा के अंदर कभी कभी गंदगी भी होती है, डस्ट भी होती है, स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे जब हम उसको इनहेल करते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारे नाक में बाल होते हैं, आपने नोटिस किया होगा हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं छेद के अंदर, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है हमारे जो बाल है उनको वो ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं और सिर्फ हवा जाती है। बट कई बार वो नहीं कवर कर पाते और सारी चीजें जब अंदर चली जाती है नेजल कैविटी से होते हुए, तो हमें छींके आने शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप डस्ट वगैरह में जाते हो या धुएं में जाते हो तो आपको छींके आती हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाता है वो चीज और हमारे नेजल कैविटी जो स्टॉप नहीं कर पाती, तो इस वजह से। और जब हमें छींके आती है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने नाक पर रुमाल रखना चाहिए, सो दैट हमारे आसपास जो लोग हों, जब हम स्नीज करते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया, वो स्मोक, वो डस्ट सारी बाहर आ जाती है नाक से, और जब दूसरा इंसान हमारे आसपास होगा तो वो डस्ट स्मोक जो है अपने अंदर लेता है इनहेल के द्वारा, तो वो भी बीमार हो सकता है, उसको भी स्नीज हो सकती है और इससे वायरस भी रहते हैं। तो ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहे हैं, ये एक्टिविटीज है आपकी, ठीक है। और इसके बाद आगे कौन सा टॉपिक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। अब ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक्टिविटी है, इसको रहने दो या पढ़ लेना। द ओपनिंग आर कॉल्ड, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्फेरिकल्स, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब। अब ये देखो बच्चा, यहाँ पर ना वो है, क्या बोलते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स वगैरह का जो है वो ब्रीथिंग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब अदर एनिमल्स मतलब ब्रीथिंग देख लेते हैं, ये भी आएगा ब्रीथिंग मैकेनिज्म कॉकरोच वगैरह का। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, काउस, गोट, लिजर्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बीइंग्स। अब कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनके पास लंग्स होता है हमारी तरह, तो वो चेस्ट कैविटी और लंग्स से सांस ले लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो है वो लंग्स ना होकर कुछ अलग चीजें होती हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे सांस लेते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कॉकरोच का एग्जांपल दिया है, कॉकरोच को देख लेते हैं। कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ हिज बॉडी। अब कॉकरोच के साइड में ये देखिए यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग होती है, ये देख सकते हैं आप कॉकरोच का डायग्राम, ठीक है। अदर इंसेक्ट्स हैव आल्सो सिमिलर ओपनिंग्स, और जो बाकी के इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। और इन ओपनिंग्स को कहा जाता है स्फेरिकल्स, ठीक है। स्फेरिकल्स जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स लाइक ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। अब वो जो छोटे छोटे छेद हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, उनको बोला जाता है स्फेरिकल्स। और इंसेक्ट्स के पास जो एक नेटवर्क होता है किस लिए, गैस एक्सचेंजिंग का, मतलब ऑक्सीजन लेने का, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको लेते हैं एयर ट्यूब से, और जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए ट्रैकिया की इमेज आपको यहाँ नजर आएगी, ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है पूरा ट्यूब लाइक, ठीक है। यहाँ से वो गैस और ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं हवा में से, जैसे हम लोग नाक से लेते हैं, उनके पास इस तरीके से चीजें नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच एयर डिफ्यूज लाइज बॉडी टिश्यूज एंड रीच एवरी साइड ऑफ द बॉडी। और वो ऑक्सीजन जब लेते हैं अपने ओपनिंग से तो वो एयर जो है वो उनकी बॉडी में सारे पार्ट्स में जाती है ऑक्सीजन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज आउट, और उन्हीं छेदों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। बस सिंपल सा ये फर्क है। तो ये आपको ना मैकेनिज्म आएगा और ये आपको लिखना है, ठीक है, इजी है बच्चा, ओके। उसके बाद सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्फेरिकल्स। और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनकी ट्रैकिया ट्यूब में जाती है, जो जैसे हमारी विंड पाइप होती है उनकी ट्रैकिया ट्यूब होती है, और उस ट्यूब से वो चीज जो है ओपनिंग से वहां से होते हुए बाहर चल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। और ये जो ट्रैकिया होता है और जो ये ओपनिंग होती है, स्फेरिकल्स होते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर लंग्स होते हैं, ओके। ऐसे ही आ जाता है अर्थवर्म का।
अर्थवर्म को अगर कर लेते हैं, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 इन क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो अर्थवर्म होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सांप भी अपनी स्किन से करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। जब आप अर्थवर्म को वैसे तो छूने में बहुत डर लगता है, इरिटेटिंग सा लगता है, बट अगर आप छुएंगे तो बहुत गीली गीली सी स्किन होती है उसकी, ठीक है, मॉइस्चराइज होती है। गैसेज कैन इजिली पास थ्रू देम, और इसी वजह से उनकी, क्योंकि सॉफ्ट स्किन है, बहुत ज्यादा गीली है, तो उसमें से गैसेज आराम से पास आउट हो जाती हैं। थ्रो फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन की तरह ही, और वो जो है ब्रीथ लेते हैं अपनी स्किन से, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। और वो जो है अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं जैसे एक अर्थवर्म लेता है, ठीक है, और लंग्स भी होते हैं। तो दोनों चीजें उसके पास पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मेंढक की स्किन भी आप देखेंगे बहुत ऑयली ऑयली, बहुत मॉइस्चराइज होती है, ठीक है। इन सेल्स ऑर्गन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन द ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट्स ईच पार्ट्स कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन सेल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन यूज की जाती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म के लिए और वाटर के फॉर्म में। और इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हर एक पार्ट जो है प्लांट का क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज से जो है वो क्या होता है, किरणें जो है वो आती हैं, और वो प्लांट जो है वो उससे लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं। ओके, आगे जो है ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब ब्रीथिंग अंडर वाटर मतलब अपने मेंढक पढ़ लिया, कॉकरोच पढ़ लिया, अर्थवर्म पढ़ लिया, ह्यूमन पढ़ लिया, बट पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं, मछली कैसे सांस लेती है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं तो वो सांस कैसे लेते हैं। You have studied in class 6 that gills in fish helps us to use oxygen dissolved in water। अब हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फिश के अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स मतलब उनके बाहर की चीज होती है, अगर आपने फिश को कभी ध्यान से देखो इस तरीके से गिल्स होते हैं उनके, ठीक है, गलफड़े बोलते हैं जिनको, जैसे हमारे गले पे होते हैं ना वैसे ही होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको कि ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के लिए पानी में। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। अब तुम्हें जान के हैरानी होगी कि गिल्स जो है वो कैसे हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में मछलियों के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब उनके जो गिल्स है ना वो उनके ब्लड वेसल से मिले हुए होते हैं, और वो हेल्प करते हैं उनको, किस लिए, वो हेल्प करते हैं उनको ऑक्सीजन को इनहेल करने में, ठीक है बच्चा। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। लाइक अदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर इन देयर सर्वाइवल। तो जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं ये, in the cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water। अब ये वही आगे जो मैंने पहले बता दिया था, like other living organisms cells plants and the root also need oxygen to generate energy। अब other living organism की तरह जो है रूट को भी जरूरत होती है, किस लिए, ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। और प्लांट्स जो है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, किस लिए, हवा से, सनलाइट से और वाटर की हेल्प से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जो आप 4th 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। Roots take up air from the air spaces present between the soil particles। और जो रूट है वो किस तरीके से एयर को लेती है, जो सॉइल के अंदर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और वहां से जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज होता है तो वहां पर सिंपल है कि प्लांट्स को उनसे एनर्जी मिलती है। रूट के अंदर एनर्जी आती है तो वो सारे प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर भी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। आगे जो है फिर ये चैप्टर बस खत्म हो जाता है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपने एक पॉट में प्लांट लगाया हुआ और आप उसको ओवर वाटर कर देते हैं, मतलब ज्यादा पानी डाल देते हैं। In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms to respire to get energy need for the survival। इस चैप्टर के अंदर आपने यही पढ़ा कि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और जब वो सांस लेते हैं तो उसी एक्टिविटी को एक रेस्पायर एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। फिर ये आगे कुछ कीवर्ड है, व्हाट यू हैव लर्नड है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।